हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग राइड कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2023 Honda SP160 with its toughest competitor that is 2023 Bajaj N160। जी हाँ दोस्तों, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगी, चलाते वक्त आपको एक्सपीरियंस कैसा हो सकता है, इसके बारे में तो बात करेंगे ही। साथ ही क्या आपको माइलेज मिलेगा, कितना आपको प्राइस पे करना होगा, फीचर माइलेज स्पेसिफिकेशन सबके बारे में बात करेंगे ताकि एक एंड तक आपको एक आइडिया मिल जाए क्लियर सी कि कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू लीडर्स होंडा तारातोला फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस होंडा बाइक ताकि मैं आप लोगों तक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप होंडा या बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम्स को आप कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और राइड पे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ दोनों की एक छोटी सी वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा ताकि डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज के बारे में बता सकूं। दोनों ही बाइक में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एलईडी हेडलैम्प का सेटअप मिलता है, लेकिन होंडा में आपको मतलब डीआरएल और जो प्रोजेक्टर है वो नहीं मिलेगी, जो आप लोगों को यहाँ पर N160 में बिल्कुल देखने में मिलती है। और प्रोजेक्टर का आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। देन मडगार्ड दोनों में ही यहाँ पर फाइबर की है, लेकिन N160 में डुअल फ्लैप की है। अगर आप यहाँ पर टायर देख रहे हैं तो होंडा में 80/100 की है और बजाज में जस्ट ऑपोजिट 100/80 सेक्शन के टायर है। दोनों के पास 17 इंचेस की अलग व्हील है। ब्रेकिंग अगर आप देख रहे हैं तो होंडा में आप लोगों को यहाँ पर जो ABS है सिर्फ सिंगल चैनल मिलती है। यहाँ पर N160 में आप लोगों को सिंगल चैनल डुअल चैनल दोनों में देखने को मिल जाएगी। साथ ही मैं बता दूं यहाँ पर आप लोगों को 276 mm की जो पेडल डिस्क है वो देखने को मिलती है, लेकिन N160 में आप लोगों को यहाँ पर 300 mm की नॉर्मल डिस्क देखने को मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो कीचड़ लगी हुई है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये मेरे दोस्त ने मुझे बाइक दी है और यहाँ तक शोरूम तक लाते लाते ये बाइक बिल्कुल गंदी हो चुकी है बिकॉज ऑफ रेन। इसके लिए प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर सिर्फ 31 mm की आपको मिल रही है, लेकिन यहाँ पर सिंगल चैनल ABS में 31 और डुअल चैनल यहाँ पर आप लोगों को 37 mm तक की देखने को मिल जाती है। और अगर मैं आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर इंजन के बारे में बताऊं, हार्ट ऑफ द बाइक, तो यहाँ पर आप लोगों को करीबन 160 cc की SOSC 2 वाल्व एयर कूल फुल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिलती है किक स्टार्ट के साथ, जो कि N160 में नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को 13.4 PS की मैक्स पावर और 14.58 Nm तक की मैक्स टॉर्क देखने को मिलती है। वहीं अगर आप लोग यहाँ पर पल्सर N160 में आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 164.82 cc SOHC 2 वाल्व ऑयल कूल मिल रही है, जो कि यहाँ पर एयर कूल थी। फुल इंजेक्शन यहाँ पर भी है। मैक्स पावर यहाँ पर आप लोगों को 16 PS तक की मिलती है और मैक्स टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर 14.6 Nm टॉर्क तक की मिल जाती है। बाकी दोस्तों पावर यहाँ पर ज्यादा है तो ये मत सोचेगा कि ये कम है, इसकी भी वेट थोड़ी सी कम है, इसकी वेट थोड़ी ज्यादा है। बाकी चलने में कैसी आगे इसके बारे में बात करेंगे। और दोनों के पास ही दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को साइड स्टैंड मिलती है, दोनों के पास ही मेन स्टैंड भी है। अगर दोस्तों मैं आप लोगों को प्राइस के बारे में बताऊं तो यहाँ पर 2 एडिशन मिलती है, एक है सिंगल डिस्क, दूसरा है डुअल डिस्क। सिंगल डिस्क करीबन 1,42,000 तक की, डुअल डिस्क करीबन 1,47,000 तक की आपको देखने को मिल जाएगी। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो ये जो मतलब डुअल चैनल ABS है ये आप लोगों को करीबन 1,60,000 से 1,62,000 में मिलेगी। और अगर आप लोग सिंगल चैनल ABS में जाते हैं तो करीबन 1,53,000 से 1,55,000 1,56,000 तक में वो भी आप लोग को देखने में मिल जाएगी। और दोस्तों अब रियर सेक्शन के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर N160 में आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ ये साड़ी गार्ड मिल रही है। आप लोगों को लेडीज फुटर्स अलग से लगवाना होता है, जो कि आप लोगों को वहाँ पर SP160 में जो लेडीज फुटर्स है वो भी देखने को मिलती है। अगर आप लोग इसकी रियर सेक्शन में आते हैं तो 130/70 सेक्शन की टायर मिल रही है। सेम आप लोगों को SP में भी देखने को मिलती है। दोनों में ही 17 इंचेस की अलग व्हील भी है। यहाँ पर आप लोगों को ABS के साथ 230 mm की डिस्क मिल रही है, वहाँ पर आप लोगों को ABS नहीं मिलती है। और 220 mm की डिस्क मिलती है। बाकी यहाँ पर भी मोनोशॉक है, SP में भी आप लोगों को मोनोशॉक जो है वो देखने में मिल जाती है। और यहाँ पर दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एक चीज़ जो मिसिंग आप लोग देख रहे हैं वो लगा ही नहीं गई है, मतलब लेडीज फुटरेस्ट और साड़ी गार्ड डिलीवरी के टाइम पे वो लगा के दी जाएगी। बाकी यहाँ पर ओपन सिस्टम दोनों ही बाइकों में आप लोगों को बिल्कुल सेम देखने को मिलेगी। यहाँ पर मेटालिक आप लोगों को इंजन कॉल मिल रही है, जो कि वहाँ पर आप लोगों को फाइबर की देखने में मिलती है। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को सीट के बारे में बताऊं तो यहाँ पर करीबन 796 mm की, N160 में करीबन 795 mm की देखने को मिलती है। 5'4" तक की हाइट काफी है। कुशनिंग के बारे में आगे बात करेंगे चलते वक्त। 12 लीटर की टैंक, 14 लीटर की टैंक, करीबन 45+ तक की जो माइलेज है वो भी आप दोनों ही बाइकों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 177 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, N160 में आप लोगों को 165 की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। इसकी वेट सिंगल डिस्क 139, डुअल डिस्क 141, सिंगल चैनल ABS में अगर आप जाते हैं तो 152 किलोग्राम की मिलेगी। डुअल चैनल में आप लोगों को 154 किलोग्राम की बिल्कुल देखने में मिल जाती है। और अगर दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर हैंडल बार के बारे में बताऊं तो इसकी 125 की काफी याद दिलाती है, काफी बेसिक सी है। देन यहाँ पर आप लोगों को पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न भी ठीक ठाक है। यहाँ पर इंजन किल स्विच, ये हैजार्ड लैंप आप देख रहे हैं जो आप लोगों को इस यहाँ पर N160 में नहीं मिलती है। देन ये है इंजन ऑन करने का स्विच। मैं आप लोगों को इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी यहाँ पर सुनाना चाहूँगा।
तो ऐसा कुछ ये साउंड करती है दोस्तों। कैसी लगी आपको बिल्कुल नीचे कमेंट में लिख के बताइएगा। देन यहाँ पर फुल डिजिटल मीटर कंसोल, स्पीडो, ओडो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, टाइम, फ्यूल गेज सेंसर, देन ट्रिप ए, ट्रिप बी, देन यहाँ पर साइड स्टैंड भी देखिए इंडिकेट कर रही है, एबीएस की सेंसर, न्यूट्रल पोजिशन सेंसर। देन यहाँ पर आप लोगों को बैटरी की जो वोल्टेज है, देन आप लोगों को जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है, देन एवरेज स्पीड, सब कुछ यहाँ पर दिखा देती है। यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग आते हैं दोस्तों तो मोबाइल चार्जिंग सॉकेट आप लोग को यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पर भी चीज़ें वही हैं, पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स। और यहाँ पर भी बेसिक है, ये इंजन किल स्विच, यहाँ पर प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ करने का स्विच है इंस्टेड ऑफ हैजार्ड, और यहाँ पर इंजन ऑन करने का स्विच। एग्जॉस्ट साउंड मैं आप लोगों को सुना दूँ। तो दोस्तों आवाज़ यहाँ पर आप लोगों ने सुना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आप लोगों को अंडर व्हील एग्जॉस्ट मिलती है। देन यहाँ पर आप लोगों को मीटर कंसोल, पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग मिल रहा है पूरी तरीके से, टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर है, गियर पोजिशन सेंसर आप लोगों को मिल रही है, देन स्पीडो, ओडो, टैको, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, सब कुछ आप लोगों को मिल रही है। बैटरी इंडिकेटर जो कि वहाँ पर भी आपको मिलती है, मतलब बैटरी वोल्टेज इंडिकेटर मिलती है एसपी में, साइड स्टैंड, न्यूट्रल पोजिशन सेंसर, एबीएस की सेंसर, इंजन मेल फंक्शन लाइट, सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है। और आईना वगैरह के बारे में दोस्तों हम लोग चलते हुए आगे बात करेंगे। तो दोस्तों दोनों ही बाइक के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर मोटा मोटी जो है बता दिया। चलिए अब चलते हैं राइड पर एंड देन देखते हैं कि एक्सपीरियंस दोनों आप लोगों को कैसा दे सकती है। और चलिए दोस्तों अब राइड कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं विद SP160 बिकॉज इसमें पावर थोड़ी सी कम है, तो क्या फील आपको मिलेगी इसी से स्टार्ट करते हैं। हैजार्ड को पहले ऑफ करते हैं। स्टार्ट कर दिया है हमने, फर्स्ट गियर और फर्स्ट, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। ओ एक डेफिनेट बात है दोस्तों, ये आपको मानना पड़ेगा क्योंकि इसमें वेट कम है व्हेन कंपेयर टू N160। डेफिनेटली पावर की कमी बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है, और ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई एक्सेलरेट नहीं कर रही है जल्दी, ये आपको बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है। और काफ़ी गजब की बात होती है ये, है ना, मतलब हल्की भी है, जल्दी एक्सेलरेट भी कर रही है, इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है। इनिशियल इंप्रेशन आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, लोड के साथ भी अगर आप चाहें तो बिल्कुल इसको कैरी कर सकते हैं। अब अगर दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊँ सीटिंग पोजीशन के बारे में, आप देख सकते हैं काफ़ी अपराइट आप बैठ रहे हैं, हैंडल बार भी काफ़ी ऊँची है, पैर आप हल्की सी पीछे की तरफ कर रहे हैं ताकि अपराइट पोजीशन के साथ साथ एक कंफर्टेबल क्रूजिंग पोजीशन भी आप लोगों को मिल सके। तो राइडिंग पोजीशन भी काफ़ी सही है। सीट की जहाँ तक बात है दोस्तों, करीबन आप लोगों को यहाँ पर 796 तक की जो सीट हाइट है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा आप एक कंफर्टेबल सीट पे बैठे हैं, सॉफ्ट सीट पे नहीं, तो लॉन्ग राइड्स के लिए आप इसको बिल्कुल प्रेफरेबल मान सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मतलब पिलियन के हिसाब से बैठे हैं तो पीछे पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल भी दी गई है, तो आपको डर का फील बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर बाइक चल रही है आप गिर जाएंगे ऐसा फील आपको बिल्कुल नहीं होगा। अब पीछे कोई है नहीं, बाइक को मोड़ ले बिना पैर नीचे रखे, तो देखिए काफ़ी छोटी सी जगह पे हमने इसको मोड़ भी लिया है। तो कह सकते हैं कि शहरों में अगर छोटी सी जगह पे मोड़ना होता है तो वो भी आप कर सकते हैं। और क्विक एक्सेलरेशन आप देखेंगे, ये देखिए ये क्विक एक्सेलरेट भी करती है, तो मतलब अगर आप ट्रैफिक को काट के निकलना चाह रहे हैं तो क्विक एक्सेलरेशन भी जो है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं इंजन स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में। अगर आप क्लच देख रहे हैं दोस्तों तो ये ना सॉफ्टर साइड पे आप कह सकते हैं, मतलब सॉफ्ट और मिड साइड के बीच में आप कह सकते हैं। मैं सॉफ्टर भी नहीं कहूँगा, मिड साइड पे भी नहीं कहूँगा, सॉफ्ट और मिड के बीच में, मतलब काफ़ी हल्की ही ये महसूस होती है। और अगर आप यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, चाहे आप शिफ्ट कर रहे हैं चाहे आप डाउन शिफ्ट कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ना आप लोगों के क्लिक साउंड के साथ वो समझ में आ रही है कि भाई शिफ्टिंग हो चुकी है और हल्का सा एफर्ट आपको लगाना पड़ रहा है, लेकिन हाँ स्मूथ शिफ्टिंग है, उसमें आप लोगों को मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों अब इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में बात, मतलब टेस्ट करके आपको बताता हूँ, देन इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में बात करेंगे। और चलिए दोस्तों अब इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको भी स्टार्ट करते हैं 3 हॉर्न के साथ। जीरो टू 60 आप लोगों ने देख लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर कि कितना ये आगे जा सकती है, लेट्स सी। और दोस्तों इसने आप देख सकते हैं 100 भी जो है, मतलब काफ़ी जल्दी ये 100 तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों 0 to 60 और 0 to 100 कितने सेकंड्स में अचीव कर सकती है वो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। अब मतलब जो मैं आपको कहना चाह रहा था दोस्तों कि मतलब वाइब्रेशन अगर आप देखते हैं ना दोस्तों तो काफ़ी कम है। ट्रस्ट मी दोस्तों, मतलब आप 90 तक भी जा रहे हैं ना तो भी आपको वाइब्रेशन बहुत कम समझ में आ रही है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात बनती है कि अगर आप लॉन्ग राइड्स पर जा रहे हैं तो वाइब्रेशन आपको काफ़ी बॉदर करती है, मतलब एक सुस्ती सी आ जाती है बॉडी में वाइब्रेशन की वजह से, तो वो यहाँ पर अप टू 85-90 तक भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। उसके ऊपर अगर आप ग्लव्स और जूते वगैरह पहने होंगे ना तो आपको वो भी बहुत कम फील होगी। तो ये तो वाइब्रेशन की बात हुई। जहाँ तक बात है स्टेबिलिटी की दोस्तों, मैंने इसको अराउंड 100 तक भगाया था, आप लोगों ने देखा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा
यहाँ पर स्टेबिलिटी में भी कोई इशू जो है वो यहाँ पर फील नहीं हुई है। और साथ ही मैं ये भी कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप इसकी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं, मैं कहूँगा 160 सीसी की बाइक है, आप इसको अराउंड 80 तक भी चला रहे हैं ना, तो भी आपको अच्छी मतलब एक माइलेज भी देखने को मिल जाएगी। करीबन अगर 80-90 तक जा रहे हैं तो करीबन 40 किलोमीटर, और अगर आप 60-70 की स्पीड पे चला रहे हैं करीबन 45 तक की तो आपको मिल ही जानी चाहिए। और दोस्तों सिंगल चैनल ABS से सबसे पहले फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करेंगे एट द स्पीड ऑफ 60 एंड 63 तक हम लोग पहुंच चुके थे। ये दोस्तों, ये मैं यहाँ पर आपको अपना जो ऑब्जर्वेशन में बताना चाहूँगा, मतलब 2-3 बार ब्रेक पकड़ी छोड़ी ऐसा था, मतलब जहाँ फिसल सकती थी बाइक वहाँ ABS ने इंट्रूड किया है, क्योंकि रास्ते में पत्थर वगैरह गिरी हुई है, तो इससे पता चलता है कि भाई ABS कितनी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है और ऑन रोड आपकी जो सेफ्टी है उसको बिल्कुल एनहांस करती है। सामने 276 mm की जो पेडल डिस्क है वो ब्रेक बाइट फीडबैक आपको काफ़ी बढ़िया निकाल कर दे रही है, इसमें कोई दो राह नहीं है, बहुत बढ़िया है। और चलिए अब इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट करके देख लेते हैं, इसको भी ले चलते हैं दोस्तों 60 तक, एंड देन इसकी जो रियर ब्रेक उसको टेस्ट करेंगे। एंड रियर ब्रेक इज ऑल्सो अप्लाइड। ये आप लोगों ने देखा दोस्तों, हल्की सी यहाँ पर ये स्लिप करी थी जब मैंने एक्सट्रीम प्रेस किया है। इसी को एलिमिनेट करने के लिए आपको करना क्या है वो मैं दिखा दूं। सबसे पहले रियर ब्रेक टेस्ट करते हैं, उसके बाद हल्के से रियर फ्रंट ब्रेक को, ये देखिए रियर ब्रेक विद फ्रंट ब्रेक, ये देखिए काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप इसको रोक दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब एक बेहतरीन तरीका होता है अगर डुअल चैनल ABS नहीं भी है अपनी गाड़ी को फिसलने से रोकने के लिए। पहले हल्के से आप रियर ब्रेक अप्लाई कीजिए, देन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद फ्रंट ब्रेक को, ताकि आप एफिशिएंटली अपनी गाड़ी को रोक सके। बाकी ओवरऑल ब्रेकिंग सही है। हाँ, रियर ब्रेक की अगर आप बात करें तो आपको यहाँ पर मतलब प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग बिल्कुल देखने में मिलती है। और अगर मैं हैंडलिंग और सस्पेंशन की बात करूँ दोस्तों, तो जब मैं ये कर रहा हूँ ना, तो मुझे यहाँ पर वेट की जो फील है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और एक्सेलरेशन के टाइम पे मैंने ऑलरेडी कहा है कि ये काफ़ी अच्छा आप लोगों को स्टेबिलिटी भी देती है। तो सस्पेंशन में अगर आप 20-30 किलोमीटर की स्पीड पे, 40 किलोमीटर की स्पीड पे अगर आप बम्प और अगर आप मतलब गड्ढे पर से गुजर रहे हैं, अगर काफ़ी हद तक वो एब्जॉर्ब कर रही है, स्टेबिलिटी भी आपको दे रही है इवन एट हाई स्पीड्स, और अगर आपको कॉर्नरिंग करने में मज़ा आ रहा है तो और सस्पेंशन से आपको और चाहिए ही क्या, है ना। मतलब बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड है। आप चाहे हाई स्पीड्स पर जाइए, चाहे आप गड्ढे पर जाइए, ये आप लोगों को बिल्कुल मतलब कॉन्फिडेंस देती है कि भाई आप जाओ, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात बन जाता है। और साथ ही अगर आप हैंडलिंग की बात करें दोस्तों, एक बार बिना पैर रखे नीचे गाड़ी को दोबारा मोड़ते हैं, ये देखिए, तो ओवरऑल हैंडलिंग भी ना गाड़ी की आपको काफ़ी बेहतरीन मिलती है दोस्तों। मतलब आप जिस भी तरीके से गाड़ी को ढालना चाह रहे हैं, गाड़ी आपकी बात मान रही है, ब्रेकिंग इतनी बेहतरीन है, एक्सेलरेट इतनी बेहतरीन तरीके से करती है, एक बाइक में आप लोगों को और चाहिए ही क्या। साथ ही अगर आप इसकी रियर व्यू मिरर देख रहे हैं RVM, तो ये भी आपको काफ़ी अच्छा व्यू निकाल कर देती है अगर आप इसको अच्छी तरीके से अगर एडजस्ट कर रहे हैं तो। साथ ही दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से अपराइट बैठ रहे हैं, पैर देखिए पूरी तरीके से टक इन है, मतलब आप हल्का सा बाइक के अंदर बैठे हैं, हैंडल बार ऊंची है, तो एक आपको कॉन्फिडेंस ही अलग देती है अगर आप ओवरऑल हैंडलिंग देख रहे हैं तो। और अपराइट पोजीशन है, हल्की से आपको स्पोर्टी फील भी दे रही है, रियर व्यू अच्छा है, स्पीडो ऑटो टैको, गियर पोजीशन सेंसर, देन आप लोगों को जो ट्रिप A है, ट्रिप B है, सब कुछ आप लोगों को दिख रही है। तो ओवरऑल आपको एक काफी स्पोर्टी सा जो वो फील है और एक कंफर्टेबल जो फील है साथ में आपको मिल रहा है, और गाड़ी आपको चलाने में काफी मजा आ रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन भी गाड़ी की काफी तगड़ी है, और इससे अच्छा गाड़ी में आपको मिल ही क्या सकता है एक 160 सीसी सेगमेंट की गाड़ी में। तो दोस्तों बाइक के बारे में मैंने आप लोगों को ओवरऑल जितनी भी चीजें थी डायनेमिक कंडीशंस में वो मैंने आपको बता दिया। और चलिए अब इसकी जो राइवल है, टफेस्ट राइवल, उसके पास चलते हैं जो कि N160, और उसको भी टेस्ट करके मैं देख लेता हूं, देन मैं आपके साथ अपनी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। और चलिए दोस्तों अब यहां पर N160 की बात करते हैं। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर एंड देन थर्ड गियर। डेफिनेटली दोस्तों मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि सिटिंग पोजीशन में आप लोगों को फर्क दिखेगा। सामने की तरफ झुक रहे हैं, ज्यादा रियर फिटेड फुटपेग आपको मिल रहा है, हैंडल बार थोड़ी नीचे, आप गाड़ी पर बैठे हैं, ना गाड़ी के ऊपर ना गाड़ी के अंदर, तो डेफिनेटली ये आपको चेंज फील होती है। इनिशियल अगर आप इंप्रेशन देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा आपको फर्क समझ में नहीं आ रही। अगर आप लोग 60-70 स्पीड पर भी अगर आप देख रहे हैं तो, अगर आप SP को इससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये था बिल्कुल इनिशियल इंप्रेशन। और हाँ, लोड के साथ भी आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं, वैसे प्रॉब्लम आपको फील नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को मतलब क्लच के बारे में बताऊं तो डेफिनेटली ये सॉफ्टर है अगर आप SP से कंपेयर कर रहे हैं। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर गियर पोजिशन देख रहे हैं, मतलब गियर चेंजिंग अगर आप देख रहे हैं तो हाँ, अगर आप अप शिफ्ट कर रहे हैं, डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, आप लोगों को वो स्मूथनेस ज़्यादा फील हो रही है। SP भी सही थी लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं स्मूथ आपको यहाँ पर बिल्कुल फील होती है। और चलिए दोस्तों अब इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो करते हैं, देन इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करेंगे। और चलिए दोस्तों इसकी भी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है इसको स्टार्ट करते हैं 3 हॉर्न के साथ। तो ये आप लोगों ने देखा है दोस्तों, डेफिनेटली हल्की सी जो है
आप लोगों को कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी फास्टर महसूस हो सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वन कंपेयर टू SP160। बाकी स्टेबिलिटी बहुत सही है, इवन टॉप स्पीड 127-128 तक भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वाइब्रेशन मतलब 90-100 के बाद हल्की सी आपको फील होती है, और हाँ वाइब्रेशन में ये आपको बेहतर महसूस हो सकते हैं। SP भी सही है, लेकिन ये आपको 90-100 के बाद हल्की सी वाइब्रेशन दे सकती है, ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ। और कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड दोस्तों मैं वही कहूँगा 80 से 90 के बीच में आप इसको भी रख सकते हैं। बाकी एक्सेलरेशन में दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि SP के मुकाबले ये हल्का सा बेहतरीन आपको समझ में आ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन हाँ 0 to 60 में अगर आप देख रहे हैं तो दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन 0 to 100 में अगर आप जा रहे हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतर फील दे सकती है। और चलिए दोस्तों अब इसकी ब्रेकिंग को भी टेस्ट कर लेते हैं, सेम एट द स्पीड ऑफ 60 एंड फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। डेफिनेटली दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर फ्रंट ब्रेक जो है आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी बड़ी मिल रही है, और यहाँ पर ABS की भी इंट्रूशन मुझे बहुत ज़्यादा फील नहीं हुई है। तो देखिए SP भी आपको काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस देते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी और बेहतर बिल्कुल निकाल कर देती है। अब रीज़न ये हो सकता है कि आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी डिस्क बिल्कुल देखने में मिल जाती है। हाँ, यहाँ पर भी ब्रेक बाइट फीडबैक जो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। और अब दोस्तों इसकी जो रियर ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। गाड़ी को एक बार हम लोग मोड़ लेते हैं यहाँ पे, एंड देन इसकी जो रियर ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट करते हैं, सेम एट द स्पीड ऑफ 60 एंड रियर ब्रेक इज ऑल्सो अप्लाइड। ये दोस्तों आप लोगों ने देखा पकड़ी छोड़ी, तो ये जो बात है ना, मतलब गाड़ी फिसल सकती थी शायद, तो ABS ने इंट्रूशन अपना दिखा दिया ताकि आप लोगों को फिसलने से रोका जा सके। और हाँ, ब्रेकिंग रियर में आप कह सकते हैं कि आप लोगों को प्रोग्रेसिव ही देखने को मिल रही है। और दोस्तों अब इसकी जो रियर और फ्रंट ब्रेक है दोनों को साथ में अप्लाई करके देखते हैं, सेम एट द स्पीड ऑफ 60 एंड रियर ब्रेक विद फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। ये देखिए बेस्ट आपको यहाँ पर जो मतलब रिस्पांस है वो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये मैं कह सकता हूँ कि SP में भी आप लोगों को ब्रेकिंग रिस्पांस काफी तगड़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं क्योंकि डुअल चैनल है और ब्रेकिंग थोड़ी सी बड़ी आपको मिल रही है, डिस्क ब्रेक्स, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतर आपको यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रही है। और अब अगर मैं आप लोगों को ओवरऑल सस्पेंशन और फीडबैक के बारे में बताऊँ दोस्तों, मतलब ओवरऑल हैंडलिंग के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों क्योंकि आप गाड़ी पर बैठे हैं, हल्का सा सामने की तरफ झुके हैं, रियर फिटेड फुट पे गया, तो ओवरऑल हैंडलिंग आपको थोड़ी सी अलग देखने को मिल रही है। और टकिन तो आप यहाँ भी बैठे हैं, तो इन्वॉल्वमेंट आपको काफी बेहतरीन देखने को मिल रही है। दोनों की ही हैंडलिंग अलग है और दोनों की हैंडलिंग अपने आप में काफी बेहतरीन है। और सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो मैं कहना चाहूंगा कि SP से कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको स्टिफर साइड पर ही देखने को मिलेगी। अब देखिए 20-30, ये जैसे मैं यहाँ पर उसको उतार रहा हूँ, ठीक है, अगर आप गड्ढे पे इसको लेके जा रहे हैं तो 20-30 किलोमीटर पर तक की स्पीड में ये भी आपको काफी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करती हुई दिखेगी। लेकिन SP थोड़ी और ज्यादा बम झेल सकती है। साथ ही जैसे मैंने आपको एक्सेलरेशन के टाइम पे बताया था कि यहाँ पर जो मतलब आपको स्टेबिलिटी मिल रही है वो काफ़ी सही है हाई स्पीड्स पे, टॉप स्पीड्स पर, और साथ ही कॉर्नरिंग भी काफ़ी आप मजे के साथ कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको हैंडलिंग यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट मिल रही है, ठीक है। और सस्पेंशन का जो फीडबैक है ये भी आप लोगों को थोड़ी सी डिफरेंट मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी ना आपको वो स्टिफर साइड पर मिल रही है व्हेन कंपेयर टू SP। बट हाँ, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर आपको काफ़ी बेहतरीन दिखेगी, बट वो थोड़ी सी मतलब बम ज़्यादा झेल सकते हैं, ये थोड़ी सी बम्प आपको कम झेलती हुई नजर आएगी। और दोस्तों एक बार इसको दोबारा हम लोग मोड़ लें, क्योंकि कोई वैसे है नहीं। और हैंडलिंग की जहाँ तक बात है दोस्तों, ओवरऑल तो ये जब आप कर रहे हैं ना तो आपको मजा आ रहा है। और यहाँ पर भी जो वेट है 154 किलोग्राम, वो समझ में बहुत ज्यादा आपको नहीं आ रही है, लेकिन हाँ क्योंकि वेट ज्यादा है तो हैंडलिंग में थोड़ी सी आपको वो जो डिफरेंस है वो फील हो रही है। लेकिन मजा आप लोगों को यहाँ पर भी उतनी ही आ रही है चलाते वक्त जितनी आप लोगों को SP160 चलाते वक्त आ रही थी। और यहाँ पर भी दोस्तों मतलब डेफिनेटली आप लोगों को स्पीडो ऑटो टैको सब कुछ मिल रहा है। रियर व्यू मिरर जो है वो भी सही से अगर फिट करा जाए तो आप लोगों को अच्छी रियर व्यू भी निकाल कर दे रही है। और मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप पिलियन के हिसाब से भी अगर आप बैठ रहे हैं तो भी स्पेस जो है आपको काफी अच्छी मिल रही है। और यहाँ पर तो आप लोगों को मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब स्प्लिट सीट मिल रहा है, तो अब जगह की कमी आपको नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी स्पोर्टी मतलब फील आपको निकाल कर देती है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल इस बाइक के बारे में, जैसे मैंने आपको SP में बताया था। बाकी चलिए अब देखते हैं कंक्लूजन की ओर कि कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए ज़्यादा सही महसूस हो सकता है। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी, क्या खरीदना आप लोगों के लिए सही होगा। देखिए दोस्तों, फर्क नहीं पड़ता है कि आप ऑफिस गोइंग हैं, आप कॉलेज गोइंग हैं, आप मिडिल एज है, आपको होंडा की रिलायबिलिटी चाहिए थी। आपका बजट अराउंड 1,42,43 से 1,47 तक में है। आपको ये चाहिए था कि माइलेज आपको अच्छी मिले लेकिन पावर भी आपको थोड़ी ज़्यादा मिले, तो आप 160 सीसी पे आना चाह रहे थे। लेकिन होंडा की रिलायबल इंजन आपको चाहिए थी, थोड़ी स्टाइलिश लुकिंग बाइक आपको चाहिए थी, मीटर कंसोल वगैरह आपको ये आप डिजिटल चाह रहे थे ताकि थोड़ी सी और स्टाइलिश आप दिख सके। आपको चक्के वगैरह थोड़ी सी मोटी चाहिए थी और माइलेज आपको अच्छा चाहिए था, ठीक है। और होंडा पे आपको भरोसा है, आप इस बजट में बिल्कुल होंडा ले सकते हैं 1,47 तक में। वहीं अगर आप दोस्तों मतलब ये भी सेम है, क्योंकि ये पूरी तरीके से नेकेड है, तो जो मतलब यंग है, जो कॉलेज गोइंग, ऑफिस गोइंग है, या फिर मिडिल एज तक भी 40-45-50 किलो अगर आपकी एज है, यहाँ तक भी मैं कहूँगा उससे ज़्यादा भी आप जा सकते हैं एज के हिसाब से, ठीक है। वो तो अपने पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको थोड़ी सी नेकेड जो स्टाइल है वो वाली बाइक चाहिए थी। आपको 160 सीसी में थोड़ा सा स्टाइलिश लुकिंग बाइक जहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS चाहिए था,
माइलेज भी आपको ज़्यादा चाहिए थी, 40 से 45 किलोमीटर तक में, ठीक है। और आपकी बजट अराउंड 1,60,65 तक में थी, और आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प वगैरह भी चाहिए था, और चार्जिंग सॉकेट वगैरह भी आप लोगों की प्रेफरेंस में आ रही थी, ठीक है। और आपको पल्सर की ये जो टैग लाइन है वो आपको पसंद है, आपको पल्सर की जो डीएनए वो चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो बाइक आप लोगों के लिए बेहतरीन बाइक बिल्कुल बन सकते हैं, जो कि N160 है। तो दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट द कंपैरिजन, राइट कंपैरिजन बिटवीन दीज टू बाइक्स। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा कौन सी बाइक आप लोगों को सही लग रही है, और कौन सी बाइक आप लोग खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, या फिर वैल्यू फॉर मनी आपको प्रोडक्ट कौन सा लग रही है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में इसी तरीके की एक नया इंटरेस्टिंग बाइक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।